Assalamu alaikum. I am Talha Riaz from University of Agriculture Faisalabad and I am currently in the final year of my bachelor's in food science and technology. Today I'll discuss about the dengue fever, its symptoms, causes, prevention and control. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट से. What are the determinants? Determinants बेसिकली वो फैक्टर्स हैं या डेंगू साइकिल के वो पार्ट्स हैं जिस पे ये सारा साइकिल बेस करता है. तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनमें होस्ट, वेक्टर, एजेंट और इन्वायरमेंट ये सारे शामिल हैं. होस्ट वो इंडिविजुअल है जो कि डेंगू फीवर में मुब्तला होगा और वेक्टर वो इंडिविजुअल है जो कि एजेंट को होस्ट तक लेके जाने का सबब बनता है. देन एजेंट वो वायरस है जो कि होस्ट में इस डिजीज को काज करता है. देन इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज डेंगू वायरस सिर्फ उसी जगह पे सर्वाइव करेगा या उसी जगह पे ही ग्रो करेगा जहाँ पे उसे सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा. तो इन्वायरमेंट में बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं जिनमें टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. तो डेंगू वायरस को भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है ताकि वो उस टेम्परेचर में या उस इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकें. तो अगर हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर लेंगे तो हम काफ़ी हद तक डेंगू फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं एजेंट की. एजेंट जो डेंगू फीवर का एजेंट है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और इसके 4 सीरोटाइप्स हैं. इसकी फैमिली फ्लेविवायरिडी है और इसका जीनस फ्लेविवायरस है. देन वेक्टर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वेक्टर वो इंडिविजुअल है जो कि एजेंट को होस्ट तक लेके जाता है. जो डेंगू वायरस है ये फैलता है बेसिकली फीमेल एडिस मॉस्किटो की वजह से. फीमेल एडिस मॉस्किटो की 2 टाइप्स हैं, एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस. एडिस एजिप्टी बेसिकली एक डोमेस्टिकेटेड वायरस है जो कि घरों के अंदर या जो घर के आसपास जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे अगर कोई पानी खड़ा है, कोई बारिश का पानी खड़ा है या घरों के अंदर गमलों में कोई पानी खड़ा है तो वहाँ पे ये डेंगू ग्रो कर सकता है. देन जो दूसरी टाइप्स है वो है एडिस एल्बोपिक्टस. एडिस एल्बोपिक्टस एक डोमेस्टिकेटेड वायरस नहीं है. ये शहरों के जो आसपास जो नवाही इलाके हैं वहाँ पे जो कूड़ा करकट है ये वहाँ पे अगर कोई पानी का तालाब या जोहड़ बना हुआ है तो वहाँ पे ये डेंगू वायरस ग्रो कर सकता है. इसके अलावा जो एडिस एजिप्टी है वो एक नर्वस फीडर है और जो एडिस एल्बोपिक्टस है वो एक अग्रेसिव फीडर है. देन द थर्ड वन इज होस्ट. होस्ट बेसिकली वो इंडिविजुअल है जिसके अंदर आगे डेंगू वायरस ने अपना रोल प्ले करना है और डिजीज काज करनी है. होस्ट को डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिनमें सबसे पहले एज आ जाती है. हर एज ग्रुप के लिए होस्ट डिफरेंटली तौर पे एक्ट करेगा. जो सबसे ज़्यादा एज ग्रुप है जिसको होस्ट अफेक्ट करता है वो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं स्मॉल एज के. देन एथनिसिटी. नेचुरल तौर पे कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे डेंगू फीवर ज़्यादा पाया जाता है और डेंगू मॉस्किटो की वहाँ पे परवरिश भी ज़्यादा होती है क्योंकि ऐसे इलाकों में उनको वो तमाम फेवरेबल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो मुहैया होते हैं. तो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो इसी वजह से उन इलाकों में डेंगू फीवर की रेशो भी ज़्यादा है. देन कुछ ऐसी क्रोनिक डिजीज़ हैं कि अगर इंसान उन डिजीज़ में पहले से ही मुब्तला है तो उसे डेंगू फीवर होने के ज़्यादा चांसेस हैं. उनमें एस्थमा जिसे हम सांस की बीमारी कहते हैं, देन डायबिटीज़ मेलाइटस और सिकल सेल एनीमिया. ये वो डिजीज़ हैं कि अगर कोई इंसान पहले से ही इन डिजीज़ में मुब्तला है तो उसे डेंगू वायरस अफेक्ट करने के ज़्यादा चांसेस हैं. देन द फोर्थ फैक्टर इज इन्वायरमेंटल फैक्टर. सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर और ये सारी चीज़ें. टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे डेंगू वायरस अपनी मैक्सिमम ग्रोथ शो कर सकता है. देन ह्यूमिडिटी अगर 60% से 80% ह्यूमिडिटी है किसी इलाके की तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि उस इलाके में डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो कर सकता है. देन कुछ डोमेस्टिक ब्रीडर्स होते हैं जो कि घरों के अंदर जो वेस्ट वाटर है या जो आपकी सिटी का सीवेज वाटर है वहाँ पे डेंगू वायरस ग्रो कर सकता है. देन ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू फीवर. ये एक साइकिल जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो बाइट करेगा किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जाके. तो जैसे ही एक अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो डेंगू वायरस जो कि उस इन्फेक्टेड पर्सन में होगा वो अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो में ट्रांसफर हो जाएगा. देन उस अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो में जिसके अंदर अब डेंगू वायरस ट्रांसफर हो चुका है उसका 8 to 10 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होगा. ये इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद वो मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को या किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन को
जाके बाइट करेगा तो उसके अंदर भी ये डेंगू फीवर काज हो जाएगा। तो ये इसी तरह ये साइकिल रन होता है। देन सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के डिफरेंट सिम्टम्स हैं। कुछ सिम्टम्स इनिशियल स्टेज पे शो होते हैं, कुछ क्रिटिकल स्टेज पे शो होते हैं, एंड देन कुछ रिकवरी फेज पे शो होते हैं। इनिशियल फेज पे जो डेंगू फीवर के सिम्टम्स शो होते हैं उनमें मसल पेन और जॉइंट पेन यानी पट्ठों का दर्द और जोड़ों का दर्द, ये एक ऐसा सिम्टम है जिसके जरिए आप ये इंडिकेशन कर सकते हैं कि मे बी डेंगू वायरस ने अटैक कर दिया हो। देन हेडेक, सर दर्द, देन वोमिटिंग, रैश, डायरिया, ये सारे वो सिम्टम्स हैं जिनके ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो डेंगू फीवर है वो अपनी इनिशियल स्टेज पे है। देन उसके बाद क्रिटिकल फेज़। क्रिटिकल फेज़ की जो सिम्टम्स हैं उनमें हाइपोटेंशन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ये वो सिम्टम्स हैं जिनके ज़रिए हमें ये पता चल सकता है कि डेंगू फीवर अभी क्रिटिकल फेज़ में है। देन उसके बाद रिकवरी फेज़। रिकवरी फेज़ वो फेज़ है जब एक दफ़ा डेंगू फीवर हो जाता है तो इंसान उसके बाद रिकवरी की तरफ अपना जर्नी स्टार्ट करता है। तो रिकवरी फेज़ के जो सिम्टम्स हैं उनमें स्लो हार्ट रेट, इचिंग और अनकॉन्शियसनेस, यानी इंसान अपने होशो हवास पे काबू नहीं रख पाता। WHO क्राइटेरिया। WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जारी किए हैं जिनके ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि डेंगू फीवर अभी हो चुका है, उसकी कंफर्मेशन हुई है या उसकी कंफर्मेशन अभी नहीं हुई। तो सबसे पहले हम प्रोबेबल डायग्नोसिस को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेबल डायग्नोसिस का मतलब ये है कि डेंगू फीवर का अभी सिर्फ चांस है, यानी डेंगू फीवर अभी कंफर्म्ड नहीं हुआ। ये एक प्रोबेबिलिटी है जो डिफरेंट सिम्टम्स की बेस पे हम इसे मैयर करते हैं। उसमें जो सबसे पहला सिम्टम आता है वो है हेडेक। देन रेट्रो ऑर्बिटल पेन। रेट्रो ऑर्बिटल पेन में आपके सर के साथ साथ आपकी आंखों में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। देन मियाल्जिया। मियाल्जिया मीन्स जो आपके पट्टों के अंदर दर्द स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम मसल पेन भी कहते हैं। देन आर्थरालजिया। आर्थरालजिया का मतलब है कि आपके जोड़ों के अंदर भी दर्द स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम जॉइंट पेन कहते हैं। देन रैशेज। स्किन के अंदर जो डिफरेंट जगहों पे रेड कलर के रैशेज बन जाते हैं, वो भी एक इंडिकेशन है कि मे बी आपको डेंगू वायरस इफेक्ट कर सकता है। देन हिमेटोक्रिट और WBC, वाइट ब्लड सेल की काउंट अगर एक स्पेसिफिक लिमिट से कम हो गई है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि मे बी डेंगू वायरस ने अटैक कर दिया हो। उसके बाद कंफर्म डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। कंफर्म डायग्नोसिस के लिए दो तरह के टेस्ट हैं, एक एलसीआ और एक PCR। एलसीआ में हम बेसिकली डिफरेंट एंटीबॉडीज, डिफरेंट हार्मोन्स और डिफरेंट प्रोटीन्स को मेजर करते हैं और उनकी क्वांटिटी से ये जज करने की कोशिश करते हैं कि आया कि डेंगू फीवर ने अटैक कर दिया है या नहीं। अगर तो इस टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो ये एक कंफर्मेशन है कि डेंगू फीवर ने अटैक कर दिया है। देन द सेकंड टेस्ट इज PCR। PCR मीन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके जरिए हम DNA के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की कॉपीज बना सकते हैं। इस प्रोसेस से हम DNA के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की मिलियन से लेके बिलियंस तक कॉपीज हम बना सकते हैं। देन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। सो अगर डेंगू फीवर की कंफर्मेशन आ चुकी है, द नेक्स्ट स्टेप इज लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपके ब्लड सीरम को डिटेक्ट किया जाता है। आपके ब्लड सीरम में डिफरेंट एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज लाइक स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है और इनमें एक ऐसी एंटीबॉडीज को देखा जाता है जो कि किसी स्पेसिफिक डिजीज के साथ रिलेट कर रही हों। Then dengue fever treatment. Classical dengue fever patients usually recover within 1 to 2 weeks. Then इसमें high fever, cold sponging, maintain IV line, proper use of antipyretic drugs. The next one is prevention. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि डेंगू फीवर से हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो मेन प्रिवेंशन है वो ये है कि आपने डेंगू फीवर से बचने के लिए मॉस्किटो बाइट से बचना है। मॉस्किटो बाइट डेंगू फीवर का जो मॉस्किटो बाइट है वो ज़्यादातर डे लाइट में होता है और जो दूसरे मच्छर हैं वो ज़्यादातर शाम के औकात में अटैक करते हैं। देन इसके लिए हम कुछ रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं जिनमें कुछ केमिकल्स, कुछ एंटीबायोटिक्स और इस तरह की कुछ दूसरे मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। देन जो आपके घरों की मेन एंट्रेंस है या जो दरवाजे हैं या जो खिड़की हैं उन पे आप जाली ज़रूर लगवाएं ताकि मॉस्किटो की एंट्रेंस कम से कम हो। देन अगर इन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम शो होती है तो हमें फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए ताकि इसकी बरवक्त जो है वो हम एहतियात कर सकें। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंगू मलेरिया।
डेंगू एंड मलेरिया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो है इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम वो सारी टेक्निक्स और वो सारे प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं जिससे हम तमाम पॉसिबल वेक्टर से और डिजीज़ काजिंग एजेंट से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ डेंगू। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ट्रैवलिंग टू द एपिडेमिक एरियाज़, यानी ऐसे एरियाज़ जहाँ पे डेंगू फीवर पहले से ही बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हमें ट्रैवल करने से अवॉइड करना चाहिए। देन प्रॉपर क्लॉथ्स पहनने चाहिए जिनमें फुल स्लीव्स क्लॉथ्स आ जाते हैं, और जो सीवेज वाटर है या जो वेस्ट वाटर है उसको फौरी तौर पे हमें रिमूव कर देना चाहिए। देन डेंगू सर्विलेंस प्रोग्राम, उनमें भी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंगू। सो देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ डेंगू प्रिवेंशन: एंटी लार्वल मेजर्स, एंटी अडल्ट मेजर्स एंड मॉस्किटो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स। एंटी लार्वल मेजर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेजर है वो ये है कि डेंगू के हैबिटेट्स को हमने ख़त्म करना है, यानी ऐसी जगहें जहाँ पे डेंगू वायरस ग्रो करता है या मैक्सिमम उसकी ग्रोथ होती है, ऐसी जगहों को हमने ख़त्म करना है। वो किसी पानी की शक्ल में भी हो सकती है या किसी कूड़ा करकट में, या कोई ऐसा सामान जो कि सालों से वैसे ही पड़ा है और उस एरिया की प्रॉपर सफाई नहीं होती, तो ये उस डेंगू फीवर का या डेंगू वायरस का हैबिटेट हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन वेक्टर कॉन्टैक्ट, यानी ह्यूमन वेक्टर कॉन्टैक्ट को अगर हम कम से कम करेंगे तो डेंगू फीवर के चांसेस भी उतने ही कम हो जाएंगे। ह्यूमन वेक्टर कॉन्टैक्ट को हम फुल स्लीव्स क्लॉथ्स पहन के कम कर सकते हैं। देन इसके बाद कुछ रिपेलेंट्स, कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करके भी हम ह्यूमन वेक्टर कॉन्टैक्ट को कम कर सकते हैं। द थर्ड वन इज़ द रिमूवल ऑफ सीवेज वाटर एंड वेस्ट वाटर। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रिवेंशन के लिए। देन एंटी अडल्ट मेजर्स। एंटी अडल्ट मेजर्स में कुछ रेजिडुअल स्प्रेज आती हैं और कुछ स्पेस स्प्रेज आती हैं। रेजिडुअल स्प्रेज वो स्प्रेज हैं जो कि हम घरों के अंदर डोमेस्टिकेटेड तौर पे करते हैं, और स्पेस स्प्रेज वो स्प्रेज हैं जो कि हम घरों के बाहर करते हैं। सो रेजिडुअल स्प्रेज में डीडीटी और मेलाथियोन, ये इंसेक्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं जो कि इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे यूज़ होते हैं। डीडीटी एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस केमिकल है। देन स्पेस स्प्रेज में पाइरीथ्रम एक्सट्रैक्ट आ जाता है। पाइरीथ्रम एक्सट्रैक्ट बेसिकली पाइरीथ्रम एक प्लांट है जो कि जिसका हम एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, जो कि इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ होता है। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर हम मॉस्किटो बाइट से बच जाएंगे तो पिछले दोनों स्टेप्स अप्लाई करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मॉस्किटो बाइट से हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हम डिफरेंट रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। देन हम इसके लिए मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन, causes, prevention and diagnosis of dengue fever. I hope there are a lot of things that will prove very fruitful for you. Thank you so much.